इस पूरी दुनिया के सबसे महान राजाओं में सम्राट अशोक को सर्वोत्तम माना जाता है। लेकिन 18वीं शताब्दी से पहले हम सम्राट अशोक के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। एक समय पर हमारे देश भारत का पूरी दुनिया में बोलबाला रहा है, इस बात की हमें खबर तक न थी। अशोक मौर्य के स्तंभ पूरे भारत में जगह जगह पर बिखरे हुए थे और उस वक्त पर एक स्तंभों को महाभारत के एक किरदार भीम की गदा माना जाता था। आखिर क्या है इन स्तंभों की कहानी, चलिए आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि इन स्तंभों को किस किसने देखा और पढ़ने और पढ़वाने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। समय था सल्तनत काल का, जब दिल्ली का शासक फिरोज शाह तुगलक था। एक बार शिकार करने के दौरान फिरोज शाह तुगलक की एक स्तंभ पर नजर पड़ती है। बहुत चमकीला और खूबसूरत स्तंभ देखकर फिरोज शाह चकित हो जाता है। उसके खूबसूरती से प्रभावित होकर फिरोज शाह तुगलक आदेश देता है कि इस स्तंभ को मेरे महल में लाया जाए। अशोक के उस स्तंभ को महल में लाने के लिए उस वक्त पर 42 पहियों का रथ बनाया जाता है और उस स्तंभ पर कहीं कोई खरोच न आए, इसके लिए फिरोज शाह तुगलक अपने राज्य में फरमान जारी करता है कि पूरे राज्य से रेशम की रुई लाया जाए। उस रेशम की रुई पर 42 पहियों की गाड़ी पर स्तंभ को लिटाकर यमुना नदी तक ले जाया जाता है और वहां से नाव के द्वारा उसे फिरोज खान तुगलक के महल तक पहुंचाया जाता है। इस पूरे काम में 8400 सैनिक लगते हैं और आखिरकार फिरोज खान तुगलक के महल में उस स्तंभ को खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन फिरोज खान तुगलक इतने से में रुकने वाला नहीं था। फिरोज को जिज्ञासा हुई कि इस स्तंभ पर जो लिपि लिखी हुई है इसे पढ़वाया जाना चाहिए। वो अपने राज्य में फिर से फरमान जारी करता है कि जितने भी ब्राह्मण और जितने भी विद्वान गण हैं वो उसके महल में आए। राज्य के सबसे अच्छे ब्राह्मण विद्वानों को बुलाया जाता है, लेकिन कोई भी विद्वान उसे पढ़ने में समर्थ नहीं हो पाता है। और तभी उनमें से एक विद्वान कहता है कि इस स्तंभ पर लिखा हुआ है बाद में फिरोज शाह तुगलक नाम का एक राजा होगा, सिर्फ वो ही इस स्तंभ को अपने दिल्ली महल में मंगवा पाएगा। सुल्तान को खुश करने के लिए उस विद्वान ने ये बात तो कह दी, लेकिन सुल्तान उस बात से संतुष्ट नहीं थे। आखिरकार सुल्तान की पूरी उम्र निकल गई, उसे कोई पढ़ नहीं सका और सुल्तान की मृत्यु हो गई। दोस्तों, ये सारी जानकारी हमें फिरोज शाह तुगलक के शासन में हुए एक बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार शम्स ए सिराज अफीफ की किताब तारीख ए फिरोज शाही से मिलती है और इस दस्तावेज को सुल्तान के समय का सबसे प्रमाणिक दस्तावेज माना जाता है। दिन महीने साल शताब्दियां बीती और फिर दौर आया मुगल काल का, जब भारत पर जहांगीर का शासन था। जहांगीर के समय पर इंग्लैंड से एक यात्री आए जिनका नाम था कोरिएट। कोरिएट ने दिल्ली में रखे उस स्तंभ को जब देखा तो उसने कहा कि यह पीतल का स्तंभ है। इसी तरह से 19वीं शताब्दी में हेबर ने भी इस स्तंभ को धातु का स्तंभ बताया। समय के साथ मुगल काल भी बीत गया, लेकिन पिल्लरों की कहानी वहीं की वहीं पर रह गई। फिर दौर आया 18वीं शताब्दी का, जब कई सारे यूरोपियन यात्री भारत की यात्रा पर आए। उन्होंने जब सम्राट अशोक के स्तंभ को देखा तो उन्होंने कहा कि यह सिकंदर का पिल्लर है। राजा पोरस से युद्ध जीतने के बाद उसने इस पिल्लर का निर्माण करवाया होगा और अनुमान लगाया कि सिकंदर यूनान से था और उस वक्त पर यूनान में ग्रीक लिपि का दौर था, तो शायद ये ग्रीक लिपि होगी, लेकिन वो ग्रीक लिपि भी ना थी, तो उसे पढ़ पाना असंभव था। समय था अंग्रेजी हुकूमत का और 1783 ईस्वी में बंगाल के जज के रूप में विलियम जोन्स को नियुक्त किया गया। विलियम जोन्स भारत के प्राचीन इतिहास के विद्वान थे और भाषा वैज्ञानिक भी थे। जो लिपि सम्राट अशोक के शिलालेखों पर उत्कीर्ण थी वो ही लिपि एलोरा की एक गुफा से विलियम जोन्स को मिलती है। विलियम जोन्स उसकी छाप को लेकर बनारस में भेजते हैं, क्योंकि बनारस उस वक्त पर ब्राह्मणों का विद्वानों का केंद्र था। लेकिन हुआ वही कि कोई भी विद्वान उस लिपि को पढ़ने में समर्थ नहीं हो पाया। लेकिन फिर से एक ब्राह्मण पंडित ने कहा कि ये महाभारत कालीन कथा है, इस पर युधिष्ठिर का वनवास लिखा हुआ है। फिर उस विद्वान ब्राह्मण ने इस बात पर एक किताब लिख दी कि उसने जो पढ़ा वो सही पढ़ा है, क्योंकि उस समय पर अशोक के स्तंभों को वैसे ही भीम की लाठी माना जाता था, तो विद्वानों द्वारा उसे महाभारत से जोड़कर देखना तो कोई बड़ी बात न थी। और भ्रमित हुए समाज में सालों तक उस ही ब्राह्मण की बातों को माना गया कि इस पर युधिष्ठिर का वनवास लिखा हुआ है। दोस्तों, ये सारी जानकारी हमें प्रसिद्ध इतिहासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताब से मिलती है। लेकिन अब दौर नजदीक आ चुका था सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का। हुआ यूं, 1820 में बनारस में टकसाल अधिकारी के रूप में कलकत्ता से जेम्स प्रिंसेप का ट्रांसफर होता है और इसी दौर में जेम्स प्रिंसेप को भी सम्राट अशोक के पिल्लर के बारे में पता चलता है और वो भी इसे पढ़ने के प्रयासों में टूट पड़ते हैं। लेकिन जेम्स प्रिंसेप को काफी भ्रम पैदा हुआ, उन्हें इसे पढ़ने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
विद्वानों ने जेम्स प्रिंसेप को बताया हुआ था कि इस पर संस्कृत भाषा लिखी हुई है और जेम्स प्रिंसेप उसे कई सालों तक संस्कृत में ट्रांसलेट करने का या समझने की कोशिश करते रहे और वो इस कोशिश में नाकामयाब रहे क्योंकि वो संस्कृत भाषा थी ही नहीं। कई सालों की मशक्कत के बाद जेम्स प्रिंसेप ने आखिर उस लिपि को पढ़ लिया और पहला अक्षर देवानपीय पियदसी पढ़ा। पूरा स्तंभ पढ़ने के बाद उन्हें पता लगा कि देवानपीय पियदसी राजा नाम का कोई राजा प्राचीन काल में भारत में हुआ था जिसने इन स्तंभों का निर्माण करवाया था। लेकिन यहाँ से एक और भ्रम पैदा होता है क्योंकि देवानपीय पियदसी की उपाधि श्रीलंका के एक राजा ने भी अशोक की नकल में धारण की थी, लेकिन श्रीलंका के राजा का राज भारत पर कभी भी नहीं रहा। जिस समय प्रिंसेप बनारस में टकसाल अधिकारी थे उसी वक्त पर श्रीलंका में टनल नाम का एक सिविल सर्वेंट था और वो भी उस वक्त पर वहां पर श्रीलंका का इतिहास लिख रहा था, वहां की पुरानी पुस्तकों का ट्रांसलेट कर रहा था। जब टनल ने बुद्धिस्ट ग्रंथ दीप वंश और महावंश का ट्रांसलेट किया तो पता चला कि भारत में सम्राट अशोक नाम का कोई राजा हुआ था जिसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके पिता बिंदुसार मौर्य थे, जिसने देवानपीयदसी की उपाधि धारण की थी। जब टनल ने यह बात प्रिंसेप को बताई तो प्रिंसेप की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। जिस राजा की सच्चाई से रूबरू होने के लिए प्रिंसेप बेताब थे, आखिरकार वो जानकारी सामने आ गई थी। लेकिन ब्राह्मणों की चालाकी देखिए, जब इस लिपि को पढ़ा गया तो इस लिपि का नाम ब्राह्मणों द्वारा ब्राह्मी लिपि रखवा दिया गया और कहा कि ब्रह्मा के द्वारा ये लिपि बनाई गई है। आगे चलकर अशोक के और भी शिलालेखों, स्तंभ लेखों, गुहा लेखों की जब खोज हुई तो पता चला कि इस लिपि का नाम धम्म लिपि है और इस बात की पुष्टि खुद सम्राट अशोक के शिलालेख करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि अशोक के स्तंभ कहां से मिले और उन पर क्या क्या लिखा हुआ है। फिलहाल के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अंतिम तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।